हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस वैद्युतिक उपकरण एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो बिहार सरकार में ग्रेड 3 का टेक्नीशियन जो बिजली विभाग का वैकेंसी आने वाला है एएलपी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होता है आईटीआई बेसिस पर उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं। तो घरेलू उपकरण भारत में कितना 230 वोल्ट पर संचालित होते हैं। कितने पर 230 वोल्ट पर। भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर 230 वोल्ट तथा 50 हर्ज 230 वोल्ट और 50 हर्ज आवृत्ति से संचालित होता है। 230 वोल्ट तथा 50 हर्ज के आवृत्ति से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल गर्म करने के साधन गीजर, विद्युत इस्त्री और तापक हीटर सभी के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? जैसे गीजर हुआ, विद्युत इस्त्री हुआ, तापक हीटर जो हुआ है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? ऊष्मा प्रभाव। जल गर्म करने के साधन गीजर, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, तापक हीटर जिसे बोलते हैं सभी ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? हीटिंग इफेक्ट के प्रभाव पर कार्य करता है। करा प्रेरण तापन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेरण तापन को किस नाम से जाना जाता है? तो चुंबकीय तापन के नाम से। प्रेरण तापन को किस तापन के नाम से जाना जाता है? चुंबकीय तापन के नाम से जाना जाता है। प्रेरण तापन को चुंबकीय तापन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, प्रेरण तापन चुंबकीय तापन के नाम से भी जाना जाता है यदि चालक में परावर्ती धारा, कौन धारा? परावर्ती धारा प्रभावित की जाए तो प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण भ्रमण धाराएं प्रेरित है जो चालक के ताप और विद्युत उत्पन्न करती है, ताप उत्पन्न करती है। अतः प्रेरण ताप चुंबकीय तापन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक कह रहा है। उपकरण जिस किसी संचालन की स्थिति में हिलाया जाता है या जिसे आपूर्ति से जुड़े होने के बावजूद सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो वहनीय उपकरण। क्या कहते हैं? वहनीय मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले उपकरण जिस किसी संचालन की स्थिति में हिलाया जाता है, जिसे क्या करते हैं, जिसे हम आपूर्ति से जुड़े होने के बावजूद सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वहनीय उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वहनीय उपकरण कहते हैं। अब कह रहा है कि घरेलू घरेलू जो होता है आपका, घरेलू उपकरण के तापीय तार हीटिंग एलिमेंट से बने होते हैं। हीटिंग एलिमेंट किससे बने होते हैं? तो ये हीटिंग एलिमेंट आपका बने होते हैं नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। अब कह रहा है कि नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध एवं उच्च मतलब रेसिस्टेंस हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मतलब क्या? रेसिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों, मतलब प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होते हैं, जिसके कारण स्वयं अधिक गर्म होता है और एवं पिघलता नहीं है। इसके कारण उपयोग तापक तत्व के रूप में किया जाता है। जैसे किसका? नाइक्रोम के तार का। विद्युत हीटर में, इसके बाद ये बल्ब के फिलामेंट में, इस सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। 5 के बाद 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 6 कह रहा है कि आपूर्तित वोल्टता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण कौन सा है? अत्यधिक कौन सा उपकरण? वैद्युत उपकरण। वैद्युत उपकरण मतलब आपूर्ति वोल्टता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक वैद्युत उपकरण प्रभावित होते हैं। समानतः घरेलू उपकरण एकल कला हेतु सिंगल फेज एकल कला हेतु निर्मित किए जाते हैं, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ज रखी जाती है। 50 हर्ज और किससे कितने वोल्ट? 230 वोल्ट। 50 हर्ज और 230 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी वैद्युत उपकरण में तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट कौन सा गुना होना चाहिए? मतलब कौन सी गुण होना चाहिए? गुना नहीं, क्या होगा? गुण होनी चाहिए। कौन सी गुण होना चाहिए? तो ये आपको होगा कि इसमें होना चाहिए आपका उच्च प्रतिरोधकता। हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? मतलब विद्युत उपकरण के तापन अवयव में हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता। समांतर विद्युत के ताप के प्रभाव
हेतु प्रतिरोध के मान निम्न होने के कारण चालकता का अधिक होना आवश्यक है। अतः तापन अवयव के उच्च चालकता का गुण विद्यमान होना प्रथम गुण है। उच्च चालकता का गुण विद्यमान होना प्रथम गुण है। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि नाइक्रोम का तार का गलनांक कितना होता है, तो नाइक्रोम का तार का गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। अब नाइक्रोम का तार का गलनांक कितना होता है, नाइक्रोम का होता है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस। तापन तंतुओं हेतु नाइक्रोम को प्राथमिकता दी जाती है। नाइक्रोम का गलनांक तापन 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोन किससे बना होता है, निकिल प्लस क्रोमियम से, निकिल प्लस क्रोमियम से, निकिल प्लस क्रोमियम से, किससे, निकिल प्लस क्रोमियम से। और ये निकिल कितना परसेंट होता है, 80% है, 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। नाइक्रोम का तापन गलनांक कितना होता है, 1400 डिग्री, और ये निकिल प्लस क्रोमियम से मिश्र धातु है, चुंबकीय गुणों वाली धातु है। ये किसका, चुंबकीय गुणों वाली, और चुंबकीय गाने वाले में इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, नाइक्रोम में चुंबक का गुण नहीं होता है। अब क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग में तत्वों के लिए धातु संरचना किसके पसंद पर निर्भर करता है, धातु संरचना निर्भर करता है इन सभी के पसंद पर। पहला है सामग्री की प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, मशीन शक्ति और लागत, तीनों पर, चारों पर निर्भर करता है। इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग में तत्वों के लिए धातु की संरचना, सामग्री की प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का गुणांक, शक्ति तथा उस तत्व की लागत पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि जूल का हीटिंग प्रभाव अवांछित होता है। जूल का हीटिंग प्रभाव किस पर अवांछित होता है, तो ये डायनमोस और ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर पर, सी और डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन दोनों तापीय उपकरण है, इसलिए इसमें जूल का हीटिंग प्रभाव लागू होता है। किसका, जूल का हीटिंग प्रभाव लागू होता है किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन में, और किसमें, इलेक्ट्रिक टोस्टर में। ठीक है, और ये डायनमोज और ट्रांसफार्मर पर निर्भर करता है। आगे देखिए, कह रहा है कि हीटर निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है, तो हीटर किस पर कार्य करता है, प्रतिरोध भार पर। विद्युत हीटर प्रतिरोधी प्रकार का होती है। इसे प्रतिरोधी गुण के कारण ऊष्मा खपत होती है, जो कि वास्तविक ऊर्जा का भाग है। यह विद्युत ऊष्मीय गुण पर आधारित है, किस पर, विद्युत ऊष्मीय गुण पर, विद्युत ऊष्मीय गुण पर, किस पर आधारित है, विद्युत ऊष्मीय गुण पर। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक मिश्र धातु होता है। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक मिश्र धातु होता है, किसका, निकेल और क्रोमियम का। निकेल कितना परसेंट होता है, 80%, क्रोमियम कितना होता है, 20%। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम 80% और क्रोमियम कितना, 20% का होता है। नेक्स्ट, बिजली हीटर बने होते हैं किससे, बिजली हीटर बने होते हैं किससे, तो ये देखिए, बिजली का जो हीटर होता है ये आपको क्रोमाइड लोह और पीतल दोनों से बने होते हैं। क्रोमाइड लोह और पीतल दोनों से, बिजली का हीटर क्रोमाइड लोह और पीतल से बने होते हैं, क्रोमाइड लोह और पीतल से बने होते हैं। हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है, हीटर बेस के लिए पर्सिलेन रोधी का बेस का प्रयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी का होता है, ये चीनी मिट्टी का होता है। हीटर में देखते हैं कि नीचे में जो बेस में होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, पर्सिलॉन बोलते हैं, जो रोधी सामग्री होता है, इसमें हीट रोधी सामग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत कक्ष तापक इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडलीय तापक प्रदान करने के लिए निम्न में से अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की जुड़ी रहनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडलीय ताप प्रदान करने के लिए निर्मित अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की जुड़ी होनी चाहिए, तो ये जुड़ी होना चाहिए, चारों क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, चारों समांतर होना चाहिए, चारों क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, H=I² RT, यह वास्तविक ऊर्जा खपत है। H=I² RT वास्तविक ऊर्जा खपत है। यह विद्युत का ऊष्मीय सिद्धांत है। विद्युत का ऊष्मीय सिद्धांत कौन फार्मूला आता है, H=I² RT। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, R का और T का, मतलब हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा अगर करंट बढ़ाएंगे तो। अगर कह रहा है कि करंट को ट्वाइस करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा,
डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है ना, तो 2 टू द 4 टाइम्स हो जाएगा। आइए रेसिस्टेंस के और टेम्परेचर के समांतर क्रम में प्रवाहित धारा का मान श्रेणी क्रम की तुलना में अधिक होता है। मतलब जो पैरेलल में होता है उसमें जो करंट होता है वो सीरीज से अधिक होता है, इसलिए अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? टोस्टर टोस्टर टोस्टर। कड़ाई की कौन सी उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रिक धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है टोस्टर। यह एक विद्युत ऐसा विद्युत उपकरण जो ब्रेड को टोस्ट में बदलता है, ब्रेड को टोस्ट में बदलता है। उसमें प्रभाव के लिए एलिमेंट का वोल्टेज 600 से 1250 600 वाट से 1250 वाट होता है। एलिमेंट माइका शीट पर नाइक्रोम तार पर लपेटकर बनाया जाता है, माइका शीट पर नाइक्रोम तार को लपेटकर बनाया जाता है। करा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि इसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है? कौन सा इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है? ये काम करेगा गीजर इसमें प्रॉपर, फर्नेस इमर्शन हीटर भी प्रॉपर, फिलामेंट भी, बट वैक्यूम क्लीनर नहीं करेगा। वैक्यूम क्लीनर नहीं करेगा। कौन होगा इसका आंसर? वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, उसमें प्रभाव पर काम नहीं करता है। गीजर, इलेक्ट्रिक फर्नेस और हीटर, लैंप सभी उपकरण विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि वैक्यूम क्लीनर विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव पर। अब कड़ा है क्या BIS के अनुसार, BIS के भारत का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे का संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? विद्युत हीटर वाटर हीटर के ढांचे के संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 मेगा ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मेगा है ओम, मतलब 1 मेगा ओम होना चाहिए। BIS के अनुसार वाटर हीटर के ढांचे संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि विद्युत धारा की उच्च वोल्टता के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं तो वे क्या होते हैं? वे शिथिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिथिल हो जाएंगे। यदि विद्युत धारा के उच्च वोल्टता के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं तो वे शिथिल हो सकते हैं, क्योंकि ताप मिलने से गलनांक की समीपता आ जाती है जो परिपथ में शिथिल कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोवाट तापन घटकों के 1 किलोवाट के से दर के एक तापन का निर्माण करना है। किस प्रकार ये संभव है? मतलब 2 किलोवाट के तापन घटकों से कितना 1 किलोवाट के से दर के एक तापन का निर्माण करना है। तो इस किस प्रकार की यह संभव है? किस प्रकार संभव है? तो ये संभव है कि 1 किलो वाट दर के 2 घटकों को लेना होगा तथा समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ये क्या होगा? जैसे ये है यहाँ और ये यहाँ, ये 2 ले लेगा, यहाँ पर क्या लेगा 1 kW और ये kW यहाँ पर ये समांतर क्रम में जोड़ देगा तब हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 1 किलोवाट के 2 तापक प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया तुल्य तापक वाट दोनों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या होता है? जस्ट दोनों के योग की क्या हो जाएगा? W1 × W2 = W। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या ना, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1000 वाट के हीटर में 240 वोल्ट AC अल्टरनेट करंट सप्लाई में जोड़ दिया जाता है, तो बहती धारा का मान क्या होगा? तो देखिए P = क्या होता है? VI। क्या होता है? VI। क्या होता है? VI। तो I = क्या होगा? P/, क्या V। अब देखिए P कितना दिया हुआ है आपका? 1000 वाट। कितना दिया हुआ है? 1000 वाट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 240 वोल्ट। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए आप क्या करेंगे। अब ये 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये 25 आएगा, ये 4 से क्या आएगा? 6 आएगा। 6 4 जा 24 पॉइंट और एक जीरो, A1 पर एक जीरो आया तो 4 2 6 1 जा 6। अब फिर कितना है? 4 6 6 जा 36, 4.16 हो जाएगा। क्या 16 हो जाएगा, 16 एम्पियर हो जाएगा क्या करंट इसका? 4.166 एम्पियर। तो क्या है? D करंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि ताप का एक आवश्यक घटक एक विद्युत तत्व है, एक प्रतिरोध है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 220 वोल्ट पर 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण होगा? देखिए V = क्या होता है आपको पता होगा? V = होता है RI, ओम का लॉ से। अब हमको निकालना क्या? धारा I = क्या हो जाएगा? V/, क्या R। अब V/R हो जाएगा। V हमारा कितना दिया हुआ है?
220 वोल्ट, ठीक है। आर कितना दिया है 10, कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 22 एम्पियर, कितना हो जाएगा 22 एम्पियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1000 वाट बाई 230 वोल्ट की एक तापन हीटर कुंडली को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। उपयुक्त शक्ति का क्या होगा? उपयुक्त शक्ति का क्या होगा? 1000 वाट है तो 1000 वाट 230 वोल्ट के एक ताप को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, उसमें एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाता है। उपयुक्त शक्ति क्या होगा? ये हो जाएगा 2000 वाट, क्योंकि किसी कॉइल की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध भी आधा हो जाता है। मतलब अगर लेंथ, क्योंकि रो एल बाई ए होता है, देखिए प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए होता है ना। अब ये देखिए लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध का, इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्या करेंगे लेंथ को हाफ करेंगे तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक आधा हाफ हो जाएगा, लेकिन करंट दुगुनी प्रभावित होगी। करंट क्या हो जाएगी? दुगुनी प्रभावित होगी। करंट क्या हो जाएगी? दुगुनी, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है भी इक्वल टू आर आई, तो आर इक्वल टू क्या होता है वी बाई आई, तो यहाँ हम वी बाई आई करेंगे, आर इक्वल टू वी बाई आई कर देंगे। तो अब ये देखिए ये जो आपका ये करंट जो हुआ, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? लेंथ का। तो इस तरह से दुगुनी प्रभावित हो, जिसके कारण खपत दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कड़ा एक समान हीटर का एलिमेंट आमतौर पर का नाम बना होता है, तो एक समान हीटर का एलिमेंट आमतौर पर नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन कैसा बना होता है? तो वृत्ताकार। नाइक्रोम कैसा? वृत्ताकार बना होता है। क्या होता है? वृत्ताकार बना होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? विद्युत ऊष्मा रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? थॉमसन प्रभाव को। विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? थॉमसन प्रभाव को। थॉमसन प्रभाव को। थॉमसन प्रभाव होता क्या है? यदि किसी द्रव या गैस को किसी वाल्व या छिद्र प्लग से होकर गुजारा जाता है, द्रव या गैस को किसी वाल्व या छिद्र प्लग होकर गुजारा जाता है और बाहर से इंसुलेट करके इसमें ऊष्मा प्रदान आदान प्रदान नहीं होने दिया जाता, बाहर से इसमें ऊष्मा प्रदान आदान प्रदान नहीं होगा, उस तरल और ताप के बदल जाता उससे तो उस तरल का ताप बदल जाता है, जिसमें ऊष्मागति का थॉमसन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये गैस का सिलेंडर है, यहाँ वाल है, ठीक है, तो इसमें गैस को भरेंगे तो भरेंगे तो यहाँ वाल को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, तो इस कंडीशन में बाहर से इंसुलेटर नहीं होगा, बाहर से इसमें क्या होगा? हीट नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? तरल अवस्था में जाएगा। तो ये थॉमसन ऊष्मागति का थॉमसन प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप स्थापी थर्मोस्टेट के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। तो थर्मोस्टेट के लिए ताप का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने, ताप का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने, ताप स्थापित थर्मोस्टेट तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, ठीक है। और यह ठोस पदार्थ के थर्मल विस्तार के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? ठोस पदार्थ के किस पर? थर्मल विस्तार पर। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाई मेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। बाई मेटालिक स्ट्रिप यह एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, इसमें 2 धात्विक पत्तियां होती है, यह गर्म होने पर फैलती है, जब तापमान एक नियत मान से ऊपर जाता है तो इसका विस्तार के कारण सप्लाई कट जाती है। क्या हो जाती है? सप्लाई कट जाती है एवं यह क्या होने लगती है? ठंडी और सिकुड़ती है। एक नियत ताप पर तापमान के कम के कारण ताप पर पत्तियां सिकुड़ती है, यह सप्लाई पुनः ऑन हो जाती है, ठीक है। ये नहीं होता है ऑन ऑफ वाला ऑटोमेटिक वाला जो आयरन उसमें। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो माइका प्रयुक्त जाता है इंसुलेटर के लिए। किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। माइका एक विद्युत का अच्छा इंसुलेटर है जो उच्च ताप पर कार्य कर सकता है। यह प्रेस की बॉडी को फिलामेंट से अलग करता है। प्रेस की बॉडी को फिलामेंट से अलग करता है। प्रेस की बॉडी को क्या करता है? फिलामेंट से अलग करता है, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर कड़ा कि ताप के दौरान जलतापांक में थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होता है? तो 100 ओम से तक अति उच्च मान, वो 100 ओम तक अति उच्च 100 ओम। ताप के दौरान जल तापांक में थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना?
ओम तक अति उच्च मान। कड़क ताप के दौरान जल ताप में थर्मोस्टेट की प्रतिरोध 100 ओम तक अति उच्च होना चाहिए, क्योंकि इतना प्रतिरोध अधिक होगा उतना ही तापीय गुणधर्म भी उच्च होगा। जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतना तापीय गुणधर्म अधिक होगा। देखिए यहाँ क्या कहा है कि कौन सा लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। कौन सा इसमें लकड़ी और हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक से, हैंडल क्या होता है, लकड़ी या प्लास्टिक से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन की एकमात्र प्लेट किससे बनी होती है। तो एकमात्र प्लेट बनी होती है किससे, कच्चा लोहा से। कच्चा लोहा से एक इलेक्ट्रिक आयरन की एक प्लेट कच्चे लोहे की बनी होती है। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार सीट रखकर यह प्लेट रखी जाती है। एस्बेस्टस के ऊपर एक त्रिभुजाकार सीट रखकर यह प्लेट रखी जाती है। नेक्स्ट, एक विद्युत चलित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस बेल्ट तली में ऊष्मा किस प्रकार की वितरित की जाती है। तो ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है, चालन। एक विद्युत चलित स्त्री में बेस प्लेट में ऊष्मा चालन के माध्यम से वितरित की जाती है। चालन ठोस या पारे से ऊष्मा संचरण के चालन द्वारा होता है। संवहन केवल गैसों में एवं द्रवों में संवहन होता है। गैसों और द्रवों में क्या होता है, संवहन होता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा संचरण निर्वात में होता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा संचरण किस में होता है, निर्वात में होता है। किसमें, निर्वात में होता है। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये माइका, प्रेस, टंगस्टन, स्टीम। माइका विद्युत का कुचालक होता है परंतु ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट में माइका, प्रेस, टंगस्टन, स्टीम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या करा है। एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली का सप्लाई दी हो रही है। यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या होगा, इसका ऊष्मा प्रभाव वही रहेगा। ऊष्मा प्रभाव क्या रहेगा, वही रहेगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो रही है जाए तब इसका ऊष्मा प्रभाव क्या होगा, इसका ऊष्मा प्रभाव वही रहेगा। क्या होगा, वही रहेगा। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का ताप नियामक घटक का क्या नाम है। ताप नियामक घटक का क्या नाम है। तो ये नाम होगा आपका थर्मोस्टेट। क्या होगा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक तापमान नियंत्रित करने की युक्ति है। थर्मोस्टेट एक ट्रांसड्यूसर, इसका उपयोग सामान्यतः स्वचालित ऊष्मीय यंत्रों में तापमान नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, गीजर, टोस्टर आदि। कौन सा विद्युत इस्त्री के अपर्याप्त तापन का कारण नहीं हो सकता है। तो ये विपरीत फ्यूज। कौन सा विद्युत इस्त्री के अपर्याप्त तापन का कारण नहीं हो सकता है। तो विपरीत फ्यूज। दोषपूर्ण थर्मोस्टेट निम्न लाइन वोल्टेज और थर्मोस्टेट की गलत सेटिंग अपर्याप्त तापन का कारण हो सकता है, परंतु विपरीत खुला फ्यूज होता है, ताप में धारा के प्रवाह का अवरुद्ध कर देगा, जिसके कारण कोई ताप उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन में एकमात्र प्रयुक्त प्लेट किससे बनी होती है। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन में एकमात्र प्रयुक्त प्लेट बनी होती है निकिल प्लेटेड स्टील से। इलेक्ट्रिक आयरन में एकमात्र प्रयुक्त प्लेट निकिल प्लेटेड स्टील से बनी होती है। वास्तव में स्टील का निर्माण लौह पदार्थ के कारण कार्बन से मिलाने से होता है। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग द्रव पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। द्रव पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। गीजर में भीतर कंटेनर बाहरी फेसिंग के बीच ग्लास पुल क्यों लगाया जाता है। गीजर में भीतरी कंटेनर और बाहरी फेसिंग के बीच ग्लास पुल क्यों लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है ऊष्मा के हानि को घटाने के लिए। गीजर में भीतरी कंटेनर एवं बाहरी फेसिंग के बीच ग्लास पुल का उपयोग ऊष्मा हानि को घटाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ग्लास पुल का कांच की रुई होती है। ठीक है। उस जगह पर किस जल का तापक वाटर हीटर
का उपयोग किया जाता है जहां केवल एक तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र सर्विस पॉइंट पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सा होगा आपका सर्विस पॉइंट पर किसकी गर्म पानी की आवश्यकता होती है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये जो 40 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। क्या हो जाएगा 40 का आपका हो जाएगा क्या, देखिए फिर से देखिए इसको। कह रहा है कि उस जगह और किस जल तापक वाटर हीटर का प्रयोग किया जाता है जहां केवल एक तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र सर्विस पॉइंट पर गर्म की आवश्यकता होता है। दाब प्रकार कौन प्रकार, दाब प्रकार। अब चलिए देखिए, कह रहा है कि उस जगह पर दाब प्रकार का जल तापक तापक होगा यहाँ पर, तापक वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है जहाँ केवल तापक, लापक नहीं तापक, तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र सर्विस पॉइंट पर गर्म की आवश्यकता होती है। गीजर के बाह्य आवरण आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाह्य आवरण आंतरिक टंकी के मध्य ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्लास वूल का, ग्लास वूल का। ग्लास वूल एक अच्छा उष्मारोधी पदार्थ है। गीजर का बाह्य आवरण और मृदु स्टील चादर की बनी होती है तथा आंतरिक टंकी तांबे की बनी होती है। ग्लास वूल भरने से आंतरिक उष्मा बाहरी वातावरण वायु से प्रभावित नहीं होता है। कड़ा विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण किस तरह जुड़ा रहता है? तो ये विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण ताप अवयव हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोता जाता है, जुड़ा होता है। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण का कार्य करता है। यह तापमान नियंत्रण में उपयोग लाई जाती है तो वाली बेहतरीन युक्ति है और यह तापन अवयव के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। अगर आपको संग्राही जलतापक जिसमें गर्म पानी की भाप और उसे ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए करने दोष के लिए की जांच करने का दोष पता लगाया जा सकता है। किसकी जांच करके दोष पता लगाया जा सकता है? तो ताप स्थापी व्यवस्थापन को। अगर आपको संग्राही जलतापक में जिसे गर्म पानी की भाप उसे ठीक करना है, इसे ठीक करने के लिए ताप अस्थाई की जांच करने का और से दोष का पता चलता है। ठीक है, आगे कड़ा किसका उपयोग जल तापक या गीजर के ताप तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिससे पानी का तापमान के बीच का नियंत्रण स्थिर हो? तो ये क्या आता है? ताप स्थापी का, थर्मोस्टेट का। ताप स्थापित थर्मोस्टेट का उपयोग तापक या गीजर के तापन तत्वों के धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है जिससे पानी का तापमान 32 डिग्री से 88 डिग्री सी तक के बीच स्थिर होता है। इस यंत्र को क्या बोलते हैं? इस यंत्र को आवासीय अथवा घरेलू अनुप्रयोगों में देखा जा सकता है। गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट। ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट पानी में भाप के उत्पादन का कारण हो सकता है। इनमें से कौन सा एल सीरीज टाइप एमसीबी का उपयोग होता है? एल सीरीज टाइप का एमसीबी का उपयोग गीजर में होता है। एल सीरीज का एमसीबी का प्रतिरोध परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन की जाती है या गीजर के ओवन जैसे तापमान उपकरण में को सुरक्षा के लिए। जी श्रेणी एमसीबी का प्रयोग प्रेनिक भार जैसे मोटर, एयर कंडीशनर और हेलोजन लैंप के लिए किया जाता है। यदि इनलेट पाइप चोक हो तो क्या होगा? इनलेट पाइप चोक होगा तो वॉश ड्रम में पानी नहीं भरेगा, वॉश ड्रम में पानी नहीं भरेगा। यदि इनलेट पाइप चोक हो जाएगा तो वॉश ड्रम में पानी नहीं भरेगा। कड़ा कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं? तो ये अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं। एक अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं जिसमें पहला कपड़ा धोने के लिए, दूसरा सुखाने के लिए, लेकिन इस प्रकार सिस्टम से कपड़े को मैनुअली दूसरे टब में ट्रांसफर किया जाता है। कड़ा किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है? तो ये खुद टम्बलर प्रकार के वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमेगा। टेबल वॉशिंग मशीन के प्रयुक्त युक्ति है। इस प्रकार के मोटर के लिए एकल कला सिंगल फेज मोटर का प्राथमिकता दी जाती है।
एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ज भारत का मानक है। अमेरिका का कितना है? यूएसए का 60 हर्ज है। भारत में इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए 50 आवृत्ति चाहिए, जब अमेरिका में 60 हर्ज आवश्यकता होती है। समानता आवृत्ति में +-3 का मान होता है। कितना? +-3 का मान होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अब नेक्स्ट जो और क्वेश्चन है 40 ठो, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आपके बिजली विभाग के एग्ज़ाम के लिए, ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको देखें बार बार, और यहीं से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। आपकी सफलता में ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, थैंक यू।